टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसके बारे में ना न जाने कितनी बातें कही जाती हैं, है ना। लेकिन आज आज हम सिर्फ एक कहानी पर गौर करेंगे। वो कहानी जो बताती है कि अंग्रेज उससे इतना क्यों डरते थे। चलिए इस नजरिए को जरा समझते हैं। हाँ, शेर-ए-मैसूर। ये नाम तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर हमारा सोर्स पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये अंग्रेजों के दिल में बैठे खौफ का दूसरा नाम था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर टीपू सुल्तान में ऐसा क्या था कि उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर ईस्ट इंडिया कंपनी उससे इतना खौफ खाती थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस नजरिए के हिसाब से टीपू सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि वो ताकत था जिससे कंपनी की नींव हिल जाती थी। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। ये 1790 का वक्त था। कंपनी पूरे भारत में अपने पैर जमा रही थी, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक एक नाम, सिर्फ एक नाम उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था, और वो नाम था टीपू सुल्तान। तो आखिर टीपू उस जमाने के बाकी राजाओं से अलग कैसे था? क्या बात थी जो उसे एक सीधी चुनौती बना देती थी? चलिए समझते हैं। और देखिए यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। एक तरफ जहां ज्यादातर भारतीय रियासतें कंपनी के दबाव में आ रही थी, उनके साथ संधियां कर रही थी, वहीं ये सोर्स बताता है कि टीपू सुल्तान ने कहा नहीं। उसने सीधे टकराव का रास्ता चुना, झुकने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की। एक ऐसी चीज जिसके बारे में सोर्स का दावा है कि उसने टीपू को एक जबरदस्त मिलिट्री एज दे दी थी। देखिए, इस कहानी के मुताबिक टीपू सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, वो एक इनोवेटर भी था। उसने एक ऐसी तकनीक बनाई जिसने जंग के मैदान का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो इस रॉकेट टेक्नोलॉजी का असर 3 लेवल पर हुआ। पहला, ये अपने जमाने से बहुत आगे की चीज थी, एक जबरदस्त इनोवेशन। दूसरा, इसने मैदाने जंग में अंग्रेजी सेना में तबाही मचा दी। और तीसरा, जो कि सबसे दिलचस्प बात है, इसकी लेगेसी। ये तकनीक इतनी असरदार थी कि बाद में खुद ब्रिटिश आर्मी को इसे अपनाना पड़ा। सोचिए जरा। अब जरा इस कहानी के फिलॉसफिकल एंगल पर आते हैं। सोर्स के मुताबिक टीपू की लड़ाई सिर्फ तोप और तलवार की नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई भी थी। इस सोर्स के हिसाब से टीपू का फंडा एकदम क्लियर था। अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई संधि नहीं, होगा तो सिर्फ और सिर्फ मुकाबला। और ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन इस पूरी विचारधारा को समझा देती है। इसका मतलब साफ था, गुलामी में 100 साल जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, भले ही उसमें जान चली जाए। तो अंग्रेजों को क्या समझ आया? इस कहानी के अनुसार वो एक सीधी साधी बात जान गए थे कि दक्षिण भारत को जीतने के उनके सपने के बीच में सिर्फ एक दीवार खड़ी है, और वो दीवार है टीपू सुल्तान। जब तक वो जिंदा है, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां टीपू की मौत और उसकी विरासत की बात होती है। और यहां ये सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है कि 1799 में टीपू सुल्तान को जंग में हराया नहीं गया, बल्कि धोखे से मारा गया, उसे शहीद किया गया। टीपू की विरासत एक सवाल छोड़ जाती है, क्या होता अगर? और इसी सवाल का जवाब इस कहानी के मुताबिक सिर्फ एक नंबर में छुपा है, और वो नंबर है 4। और यही है इस पूरे नजरिए का सबसे बड़ा और आखिरी दावा। ये सोर्स कहता है कि अगर उस वक्त भारत में टीपू सुल्तान जैसे सिर्फ 4 और शासक होते, तो ब्रिटिश इंडिया का नक्शा कभी बनता ही नहीं। तो ये थी टीपू सुल्तान की वो कहानी जो सोर्स हमें बताता है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे कोई एक कहानी किसी एक इंसान की पूरी ऐतिहासिक पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बना या बिगाड़ सकती है। सोचने वाली बात